निश्चित तौर पर राजीव जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अमित शाह जी जो कहते हैं वो बहुत सच्चे मन से, पवित्र हृदय से कहते हैं और कतई मिथ्या वाचन नहीं करते हैं। अमित शाह जी खुल के कह रहे हैं, खुल के स्वीकार कर रहे हैं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है। उनकी बातों का यही सीधा सीधा अर्थ है और ये चीजें देखने में आई है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। आपने भी देखा होगा पिछले दिनों रामनवमी पे वहां दंगे हुए। तो ये अमित शाह जी खुल के कह रहे हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं स्वीकार करते तो अमित शाह जी स्वीकार करवा देंगे, क्योंकि सरकार तो नहीं बन रही, दंगे तो होंगे फिर वहां। तो पहले से ही चेतावनी अमित शाह जी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कर्नाटक की जनता जो है वो पहले से तैयार रहे कि अगर कर्नाटक में दंगा होता है तो वो कौन दंगा कराएगा, ये कर्नाटक की जनता अभी से समझ ले। तो ये उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिया है। और दंगों की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर दंगे नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं बढ़ता है, उसकी वोटों की फसल जो लहलाती नहीं है। तो दंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा समझा जाता है। आम धारणा यही है। अब ऐसा है कि नहीं, ये तो अलग की बात है कि आम धारणा यही है कि भारतीय जनता पार्टी को दंगे चाहिए सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके से। अब वहां समस्या ये है राजीव जी की, जैसा कि आपने भी कहा कि 40% की सरकार है और राहुल गांधी लगातार जो वो कह रहे हैं कि 40% की सरकार है। और कल तो उन्होंने बड़े मजाक की बात बताई कि वहां कर्नाटक के मठ ने जो कहा कि उनको छूट दी गई 10% की और 30% उनसे कमीशन ली गई 40% की जगह। तो यानी कि देखिए धर्मादा ये देते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है राजीव जी, हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे यहाँ जो कुछ व्यापारी होते थे वो एक रसीद अपने पास रखा करते थे। उनके यहाँ कुछ सामान लेने के लिए जाओ तो वो देसी घी बेचा करते थे, तो वो धर्मादा काट के दिया करते थे कि ये 10 रुपया जो है वो गौ माता के लिए जो काट दिया था। उसके बाद जो वो उसमें मिलावट होती थी घी में। तो यानी पहले ही जो वो धर्मादा काट देते थे कि जो अनाचार और अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए गौ माता के लिए वो निकाल के रख देते थे कि गौ माता को खिलाएंगे और वो जो है काला कारोबार सब करते रहेंगे। तो ये चूंकि ये असल में मूल पार्टी तो ये उन्हीं की है, छोटे जो उस तरीके व्यापारी थे उनका। तो मूल जो अच्छा कहते भी अमित शाह जी वो चतुर बनिए हैं, ये कहते भी हैं अमित शाह जी। तो कुल मिलाकर के मसला यही है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में जिस तरीके से बैकफुट पे आई है और उसको लग रहा है कि वहां सरकार जो है वो जा चुकी है, मतलब वो जाने वाली ही नहीं है, वो जा चुकी है, ये मान चुके हैं एक तरीके से। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह जी इतना खुल के नहीं कहते कि यहाँ दंगे होंगे। अमित शाह जी अगर खुल के कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि कर्नाटक से उसको अपना बोरिया बिस्तर उठाना है। तो ये वो मान चुकी। बाकी तो जनता के हाथ में कि किसको सत्ता में बैठाती है, इसको नहीं बैठाती है। लेकिन अगर जनता के मन की बात है, और मुझे लगता है कि अमित शाह जी जनता के मन की बात अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात समझते हो या ना समझते हो वो अलग का मसला है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मन की बातें तो केवल रेडियो पर बताते हैं। लेकिन अमित शाह जी जनता के मन की बात समझते हैं और जनता की मन की बात समझ के ही मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन वहां राजीव जी कुल मिलाकर के जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा है। 40% कमीशन का मसला जो है वो जनता में पूरी तरीके से तैर रहा है। जनता बहुत त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से। और देखिए राजीव जी, ये भ्रष्टाचार जो है, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एजेंसी की खबर पढ़ रहा था कि जो गाजियाबाद के सांसद हैं वीके सिंह साहब, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जिनका जन्मतिथि वाला मसला था, उनकी बेटी है मृणालिनी सिंह, उन्होंने FIR दर्ज कराई है अपनी ही पार्टी के जो वहां के शहर के विधायक हैं उनके प्रतिनिधि के खिलाफ, कि उसने अपने फोन के स्टेटस पे लगा के रखा कि मतलब मैंने जो है वो टिकट बांटने के लिए कमीशन दिया। अब यानी कि 40% कमीशन का आरोप जो कर्नाटक में लग रहा है, तो ये कमीशन खोरी का और भ्रष्टाचार के आरोप जो है ये आपस में लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो प्रधानमंत्री जो कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सब जगह उजागर होने वाला है। मुझे लगता है कि 2024 तक आते आते ये खाऊंगा ना खाने दूंगा मसला जो है ये अच्छे तरीके से खुल करके सामने आ जाएगा। और सत्यपाल मलिक जिस तरीके से घूम घूम के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी चीजें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निपटती है ये आने वाला समय राजीव जी तय करेगा। जी, सत्यपाल मलिक का नाम आप ले लिए और सत्यपाल मलिक की चर्चा तो रोज हम कर ही रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को देखते हैं आप। अमलेंदु जी अनम्यूट। प्रधानमंत्री को कर्नाटक की हकीकत मालूम है और प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं, प्रशांत जी की बात में ही जोड़ा जाए
उसकी तायीद की जाए कि प्रधानमंत्री भी तय कर चुके हैं कि ये ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाना है। इसीलिए प्रधानमंत्री की कम यात्राएं जो है वो कर्नाटक में हो रही हैं और प्रधानमंत्री इधर उधर ज्यादा घूम रहे हैं। कुल मिला के अभी तक की जो स्थिति है वो यही है। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन राजीव जी, जहां तक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की चर्चा होगी कि नहीं होगी, कि क्या उनका स्ट्राइक रेट निकला, तो वो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चर्चा जो करता है वो मुख्य धारा का मीडिया जो है वो करता है। उसने तो मेघालय में भी चर्चा नहीं की थी प्रधानमंत्री ने वहां कितनी सभाएं की और वहां नतीजा क्या निकला प्रधानमंत्री की सभाओं का। भाई प्रधानमंत्री ने बाहर लंबे लंबे रोड शो किए थे मेघालय में और नतीजा क्या निकला था। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कर्नाटक का नतीजा भी जो है वो मेघालय जैसा ही कुछ होने जा रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को पहले से ही समझ आया है, तो इसलिए जो बीएल संतोष जो है वो छाड़ किए गए हो। हालांकि बीएल संतोष के ऊपर आरोप जो जगदीश शेट्टार ने भी लगाए हैं, उन्होंने भी बीएल संतोष को जिम्मेदार ठहराया है कि बाहर कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो रही है उसके लिए बीएल संतोष जिम्मेदार है। तो राजनीति इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच जो है अब चीजें काफी ज्यादा गहरी होती जा रही हैं और मुझे लगता है कि ये संघर्ष वहां भी शुरू हो गया हो जी। तो 2024 तक आते आते हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है किसी संघर्ष के रूप में भी हम देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कर्नाटक के बाद ये संघर्ष की स्थिति पैदा होने वाली हो। क्योंकि कर्नाटक के जो नतीजे आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे और बीएल संतोष के ऊपर फोड़ना चाहेंगे। आरएसएस कहेगा बीएल संतोष नहीं, जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो लामबंदी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव के बाद जो है 2024 तक होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संबंध जो है वो सतह पर आते हैं कि नहीं आते हैं जी। और इसके बीच अगर महाराष्ट्र आ जाता है तब तो और भी बहुत बड़ा संघर्ष देख। मैं शारदा देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं।